वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का दूसरा लेक्चर। और पिछले क्लास में आपको याद होगा हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के विषय में बात किए थे कि क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और उसमें हम लोग फ्लूइड प्रेशर के विषय में पढ़ना शुरू किए थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्लूइड प्रेशर के आगे का कहानी। याद होगा अंतिम क्लास में हम लोग पास्कल्स लॉ पर चर्चा किए थे। ठीक है, आइए सेशन को शुरू किया जाए। और सेशन की शुरुआत अब्राहम लिंकन द्वारा कथित एक बड़ा ही सुंदर कोटेशन के साथ। उन्होंने कहा कि आई विल प्रिपेयर एंड समडे माई चांस विल कम। इट मीन्स कि मैं प्रिपेयर रहूंगा क्योंकि एक ना एक दिन मेरा चांस जरूर आएगा। देखिए कितना मजेदार और कितना पॉजिटिव बात लिंकन साहब का है कि मैं प्रिपेयर रहूंगा, मैं तैयार रहूंगा क्योंकि एक ना एक दिन मेरा चांस आएगा ही आएगा। आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इस स्टेटमेंट को समझने का प्रयास करेंगे तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि मैं तैयार रहूंगा, मैं अपना तैयारी कंप्लीट रखूंगा। अगर फिजिक्स की ही बात की जाए तो मैं अपने फिजिक्स को 100% कंप्लीट रखूंगा क्योंकि एक ना एक दिन परीक्षा तो होगा ही होगा। ये मैटर नहीं करता है कि परीक्षा का डेट कब अनाउंस होगा, परीक्षा कब आने वाला है। हमें अपने आप को प्रिपेयर रखना है। जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं उस चैप्टर को आपको प्रिपेयर रखना है और उस चैप्टर को ऐसे प्रिपेयर रखना है या उस चैप्टर में ऐसे अपीयर होना है कि आप अपने आप अपना 100% इफिशियंसी वहां आप दे दें, क्योंकि डेफिनेटली समडे योर चांस विल डेफिनेटली कम। तो चलिए इसी के साथ सेशन को शुरू किया जाए। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे लोग थ्रस्ट के विषय में और फिर प्रेशर के विषय में भी बात किए थे। प्रेशर के रिगार्डिंग प्रेशर और एरिया में रिलेशन हमने देखा था और प्रेशर एरिया थ्योरम भी पढ़े थे हम लोग पिछले क्लास में। फिर पास्कल्स लॉ पर बात करना शुरू किए थे हम। पास्कल लॉ पर हमने कहा था कि द प्रेशर एक्सर्टेड, ये भी शायद हम पढ़ा दिए थे, है ना। द प्रेशर एक्सर्टेड इनसाइड अ क्लोज लिक्विड विल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द लिक्विड यूनिफॉर्मली। किसी बंद द्रव पे किसी क्लोज लिक्विड पर जो प्रेशर लगाया जाता है वो प्रेशर बिना चेंज हुए लिक्विड के सारे पार्ट में यूनिफॉर्मली बढ़ जाता है, एक समान रूप से बढ़ जाता है। आपको कल ये कहानी भी सुनाया गया था, वो प्यासा कौवा वाला जिसमें पत्थर डाला था कौवा, तो डेफिनेटली पानी का लेवल किसी एक तरफ से नहीं बढ़ा था, चारों तरफ से बढ़ा था। इसका मतलब कि जो प्रेशर लगाया गया वो प्रेशर यूनिफॉर्मली सारे पार्ट में बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद पास्कल लॉ को प्रूफ करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम लोगों के पास है। देखिए पास्कल लॉ को जरा याद कीजिए। कहता है कि जब किसी क्लोज लिक्विड पर प्रेशर लगाया जाएगा तो वो प्रेशर बिना चेंज हुए लिक्विड के सारे पार्ट में यूनिफॉर्मली बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके लिए एक लॉन्ग नेक का बीकर लिया जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। इसमें यू के आकार के ट्यूब को फिट कर दिया गया और जब इसमें पानी भरा गया तो श्योरली जो है सारे यू के ट्यूब में जो है पानी आएगा, है ना। अब यहाँ ऊपर से पिस्टन के सहायता से लिक्विड पर प्रेशर लगाया गया, दबाया गया तो यू के आकार के ट्यूब में पानी का लेवल बढ़ेगा, है ना। यहाँ पानी का लेवल मान लीजिए कितना बढ़ा, तो यहाँ पानी का लेवल जो है, यहाँ पानी का लेवल h बढ़ा तो यहाँ भी h बढ़ेगा, यहाँ भी h बढ़ेगा, यहाँ भी h बढ़ेगा। माने सारे जगह पर h हाइट इंक्रीमेंट का मतलब क्या हुआ कि जितना प्रेशर इस यू के आकार के ट्यूब पर उतना ही इधर, उतना ही यहाँ और उतना ही यहाँ। रिजल्ट के तौर पे क्या कहा गया कि जब किसी बंद द्रव पर दाब लगाया जाता है तो वह दाब बिना बदले, वह प्रेशर बिना चेंज हुए लिक्विड के सारे पार्ट में एक समान रूप से बढ़ जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब इसी पर देखिए यहाँ पर प्रेशर पास्कल लॉ पर ही बेस देखिए, जैसे इधर यहाँ आप देख रहे हैं एरिया कम है, जब इधर प्रेशर लगाया जाएगा, इधर फोर्स लगाएंगे, इधर प्रेशर लगाएंगे, तो इधर का एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, है ना। अब देखिए यहां पर मान लीजिए जैसे यहां पर कोई एक हेवी ऑब्जेक्ट है, यह क्या है, यह एक हेवी ऑब्जेक्ट है, भारी ऑब्जेक्ट है, इसको आपको उठाना है पानी में, ठीक ना। तो यहां पर कम प्रेशर लगाइए, मान लीजिए यहां पर आपने कितना प्रेशर लगाया, 2 पास्कल का प्रेशर लगाया, तो ये प्रेशर बिना चेंज हुए लिक्विड के सारे पार्ट में यूनिफॉर्मली बटेगा, है ना। यानी जितना कांटेक्ट में यह ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, सारे जगह पे सारे मॉलिक्यूल के द्वारा कितना प्रेशर लगेगा, 2 पास्कल का प्रेशर लगेगा। और अगर 10 मॉलिक्यूल यहाँ पर अगर होगा तो 2 गुणे 10 पास्कल, 50 मॉलिक्यूल होगा तो 50 गुणे 2 100 पास्कल, 100 मॉलिक्यूल होगा तो 100 गुणे 2 200 पास्कल प्रेशर लगेगा। आपने एक छोटा सा प्रेशर लगाया, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट के तौर पे एक बड़ा प्रेशर आपके सामने लग रहा है। यही बात तो पास्कल बताए थे। इसी प्रिंसिपल पर हमारे घरों में, हमारे मोटरसाइकिलों में जो ब्रेक यूज किया जाता है, जिसे हम लोग हाइड्रोलिक ब्रेक कहते हैं, अपने भाषा में जिसे डिस्क ब्रेक कहते हैं, ये भी डिस्क ब्रेक जो है इसी पास्कल लॉ पर बेस्ड है ना। इसके बाद हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात की जाए, ट्रैक्टर वगैरह का ट्रॉली उठाने वाले लिफ्ट की बात की जाए, तो ये भी पास्कल लॉ पर ही बेस्ड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर ये हमने आपको लिखवा दिया था, 4 नियम लिखवाए थे, इसलिए इसको आगे स्किप कर रहे हैं। डेंसिटी, अभी बात करने जा रहे हैं हम लोग डेंसिटी अर्थात घनत्व के विषय में, ठीक है। देखिए डेंसिटी के विषय में कहा गया कि डेंसिटी करता क्या है, यह पार्टिकल के टाइटनेस को डिटरमाइन करता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर पार्टिकल कितने टाइटली पैक्ड हैं। इसी चीज का डिटरमिनेशन किसके द्वारा किया जाता है, डेंसिटी के द्वारा किया जाता है। ऑब्जेक्ट के अंदर पार्टिकल कितने टाइटली पैक्ड है, इसी बात का डिटरमिनेशन किसके द्वारा किया जाता है, डेंसिटी के द्वारा किया जाता है। कैसे डिफाइन करेंगे, कहता है कि यूनिट वॉल्यूम में, माने प्रति एकांक आयतन में जितना मास ऑक्युपाई होगा वही ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कहलाएगा। यूनिट वॉल्यूम में अर्थात प्रति एकांक आयतन में जितना मास ऑक्युपाई होगा, जितना द्रव्यमान अटेगा, वही क्या कहलाएगा, डेंसिटी कहलाएगा। तो डेंसिटी के विषय में कह दिया गया क्या कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं, तो वह डेंसिटी कहलाएगा। आया समझ में। यूनिट वॉल्यूम में जितना मास ऑक्युपाई होगा वही क्या कहलाएगा, डेंसिटी कहलाएगा, ठीक है। यहां आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं डेंसिटी का, तो डेंसिटी बराबर हो जाएगा क्या, तो मास बाई वॉल्यूम, द्रव्यमान बट्टा आयतन, है ना। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। इसे कैसे डिनोट करते हैं, तो इसे हम लोग डिनोट करते हैं रो से। इसे कैसे डिनोट करते हैं, और रो से डिनोट करते हैं। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन मास का m, वॉल्यूम का l क्यूब ऊपर जाएगा तो l टू द पावर -3। इसका डायमेंशन ml टू द पावर -3। कोई दिक्कत है समझ में। इसके बाद आता है हम लोगों के पास रिलेटिव डेंसिटी यानी आपेक्षिक घनत्व। अब रिलेटिव डेंसिटी जैसे ही बात आई, याद होगा आपको हम रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाते समय एक कंसेप्ट पढ़ाए थे, एक कहानी सुनाए थे
कि मान लीजिए कि आप और आपके बगल में भी एक लड़का रहता है और आपकी माँ, घर की महिलाओं का नॉर्मली ये आदत होता है कि वो हमारा तुलना जो है हमारे मित्र से करती है, हमारे दोस्त से करती है और कहती है कि उसको देखते हैं वो हमेशा पढ़ते रहता है, तुम पढ़ते ही नहीं हो, तुम इधर उधर के काम में व्यस्त हो, है ना। तो दोनों लोगों का एग्जाम हुआ, आपका आया 29 नंबर और लड़का का आया 28 नंबर। पास होने के लिए चाहिए था 30, आपका आया 29। अब आप टेंशन में है कि क्या कहेंगे, क्या घर जाके बताएंगे कि हम कुछ देर के लिए मार खाने से बच जाएंगे। अब आपका रिजल्ट आया है, घर का लोग मिठाई वगैरह मंगा के आपका इंतजार कर रहा है कि बेटा का रिजल्ट आने वाला है, आपके पसंद का सारा मिठाई मंगा दिया गया है। अब जाके कहिएगा फेल हो गए, तब तो फिर डायरेक्ट माँ के पैरों के नीचे खाली जन्नत थोड़े होता है, चप्पल भी होता है ना। तो उसके बाद क्या होगा कि हाँ, तो हम लोग जो है रिलेशन लेते हैं। हाँ तो सॉरी, आप टेंशन में सोच रहे हैं, थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं, कहानी भुला जाते हैं। तो हम लोग टेंशन में है कि क्या कहें कि थोड़ा देर मार खाने से बच जाए, ठीक ना। इस सोचते सोचते हम लोग जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। अचानक क्या होता है कि पता चलता है कि अरे उसका तो 28 नंबर आया है, माने उससे 1 नंबर हमारा ज्यादा आया है। जैसे ही हमको ये पता चला कि उससे 1 नंबर हमारा ज्यादा आया है, हम लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, हम लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लड़का का सीना, हम लोगों का नहीं, लड़का का सीना गर्व से चौड़ा हुआ है। माँ के पास गया, माँ पूछी क्या रिजल्ट है, तो बहुत बोलती थी कि हाँ वो लड़का जो है बहुत पढ़ता है, मेरा उससे भी 1 नंबर ज्यादा है। अब माँ के दिमाग में सेट है कि वो लड़का बहुत पढ़ने में तेज है तो उसका बहुत ज्यादा नंबर आया होगा, अब मेरा बेटा का बहुत ज्यादा से भी 1 नंबर ज्यादा है, तो लो पहले मिठाई खाओ, है ना, लो पहले मिठाई खाओ। अब आपको तो पता है कि थोड़ा देर बाद मिठाई के बाद क्या मिलने वाला है, आपको तो पता है। आप कहते हैं पहले और 2-4 पीस खिलाओ, डायरेक्ट आके कह देते तो डायरेक्ट मिठाई नहीं मिलता, पहले मार और खा लेते उसके बाद जो है मिठाई मिलता। लेकिन अभी क्या होगा, पहले मिठाई उठाई मिल गया, अब 2-4 थापड़ मार भी खा लीजिएगा तो कोई विशेष दिक्कत नहीं है। इसलिए पहले मिठाई भी नहीं मिलता, खाली पिटाई मिलता। तो अंततः जब माँ 3-4 बार पूछी कि ऐसा बताओ रिजल्ट आया कितना है, मार्क्स आया कितना है, तो अंत में आपने कहा कि 29 को नंबर आया है। मैंने फेल हो गए हो, तो हाँ फेल हो गए, बाकी आगे की कहानी आप जान रहे हैं, है ना। तो जब आपने डायरेक्ट कहा कि हमारा मार्क्स 29 नंबर है, ये है आपका एब्सोल्यूट मार्क्स, है ना। जब आपने कहा कि उस लड़का से 1 नंबर ज्यादा आया है, तो ये 1 नंबर क्या है, आपका रिलेटिव मार्क्स है। किसके रिस्पेक्ट में, उस लड़का के रिस्पेक्ट। यहां पर भी रिलेटिव डेंसिटी कहने का मतलब कि हमें किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी बताना है, किसके रिस्पेक्ट में, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। आपको ये किस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो वाटर के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। अब वाटर के रिस्पेक्ट में हमेशा नहीं, 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर के डेंसिटी के रिस्पेक्ट में अगर किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी बताया जाए तो वो ऑब्जेक्ट का रिलेटिव डेंसिटी कहलाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर के डेंसिटी के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का डेंसिटी बताना रिलेटिव डेंसिटी कहलाएगा, है ना। रिलेटिव डेंसिटी का कंसेप्ट कहता है कि द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। वस्तु का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के घनत्व का अनुपात क्या कहलाएगा, आपेक्षिक घनत्व कहलाएगा, रिलेटिव डेंसिटी कहलाएगा। ठीक है, यहां ध्यान देंगे। तो ये कहता है रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का डेंसिटी और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व, वाटर के डेंसिटी का रेशियो क्या कहलाएगा, तो रिलेटिव डेंसिटी कहलाएगा। रिलेटिव डेंसिटी बराबर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस।
है ना, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बटा डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। यह जो है यूनिटलेस है और डायमेंशन लेस है। यह यूनिटलेस है और डायमेंशन लेस है, मात्रकहीन है और विमाहीन है। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया रिलेटिव डेंसिटी यानी आपेक्षिक घनत्व का कहानी। अब बात करना है, अब एक सवाल आया कि सर रिलेटिव डेंसिटी बताने के लिए आपने वाटर के डेंसिटी का प्रयोग क्यों किया? चलिए आप कह रहे हैं तो इसका कारण नहीं पूछेंगे, वाटर का डेंसिटी का प्रयोग आपने कर दिया, हम मान लिए, लेकिन ये बात नहीं पूछ रहा है कि खाली 4 डिग्री सेल्सियस पर लेना है। वाटर का डेंसिटी क्यों लिए? अब वाटर का अगर लिए भी तो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्यों लिए? क्या वाटर कोई एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है? क्या वाटर के पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होता है? जी हाँ, वाटर के पास स्पेशल प्रॉपर्टी होता है जो बाकी ऑब्जेक्ट्स के पास नहीं होता है। ठीक है, क्या है वो स्पेशल बिहेवियर ऑफ वाटर? तो स्पेशल बिहेवियर ऑफ वाटर की बात की जाए, जल के खास व्यवहार की बात की जाए, तो आप जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब गर्म किया जाता है तो वो फैलता है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब गर्म किया जाता है तो वो फैलता है, ठंडा किया जाता है तो सिकुड़ता है। गर्म करेंगे तो फैलेगा, ठंडा करेंगे तो सिकुड़ेगा। गर्म करेंगे तो फैलेगा, ठंडा करेंगे तो सिकुड़ेगा। हमने कहा कि एज वी नो दैट each object expand on heating and as we know that each object expand on heating and condense on cooling। ये बात में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वाटर एकमात्र ऐसा सबस्टांस है, वाटर एकमात्र ऐसा सबस्टांस है जिसको गर्म करने से पर पहले ये सिकुड़ता है। ध्यान दीजिए, जल का प्रयोग डेली करते हैं, है ना, हर रोज करते हैं, लेकिन जान जाइए वाटर को गर्म करेंगे तो डायरेक्ट फैलना शुरू नहीं करेगा, पहले सिकुड़ेगा। गर्म करेंगे तो पहले सिकुड़ेगा, है ना। 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ रहा है, फैलना चाहिए लेकिन ये सिकुड़ता है। 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसे फैलना चाहिए था लेकिन ये सिकुड़ता है। 4 से 0 सिकुड़ना चाहिए लेकिन ये फैलता है। 4 से 0 टेम्परेचर घट रहा है, सिकुड़ना चाहिए लेकिन ये फैलता है ना। तो ध्यान दीजिए, कहता है कि वाटर is only substance which condense on cooling, which condense on heating and expand on cooling। वाटर इज ओनली सबस्टांस, वाटर एकमात्र ऐसा सबस्टांस है विच कंडेंस ऑन हीटिंग, जो गर्म करने पर क्या होता है, कंडेंस माने सिकुड़ता है, और एक्सपेंड ऑन कूलिंग, ठंडा करने पर फैलता है, लेकिन हमेशा नहीं, 0 से 4 तक, है ना। कूलिंग बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। इससे क्या पता चला कि 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है, इसीलिए 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर के डेंसिटी के सहायता से हम लोग किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का रिलेटिव डेंसिटी बताते हैं।
है ना। कहा गया कि एट 4 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ water is maximum. At 4 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का डेंसिटी जो होता है वो मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। कोई दिक्कत? बढ़े आगे। इसके बाद आता है बियॉन्ड फोर्स या बेयोंसी। ठीक है, देखिए बियॉन्ड फोर्स और बेयोंसी के विषय में क्या कहा जाता है। ऐसे नॉर्मली आप लोग कुछ चीजों को ऑब्जर्व किए होंगे, जैसे लकड़ी को पानी में डुबा के जैसे ही छोड़िएगा फिर लकड़ी ऊपर आ जाएगा, माने ऊपर कोई फोर्स लग रहा होगा, है ना। इसी के विषय में, इसी ऊपर वाला जो फोर्स लग रहा है उसी का नाम क्या दिया गया? बियॉन्ड फोर्स दिया गया। देखिए क्या कहा गया। कहा गया कि जब किसी ऑब्जेक्ट को फुल्ली या पार्शियली माने पूर्णतः या अंशतः लिक्विड में डुबाया जाएगा, माने द्रव में डुबाया जाएगा, तब उस पर ऊपर के तरफ एक फोर्स वर्क करेगा, ऊपर के तरफ एक फोर्स वर्क करेगा। यह जो फोर्स है उसी को हम लोग कहते हैं बायोंड फोर्स। यह जो फोर्स है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बायोंड फोर्स कहते हैं। यह जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? बायोंसी कहते हैं। यह जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? बायोंसी कहते हैं। कहता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में या गैस में इमर्ज किया जाता है तो वो अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड और गैस को डिस्प्लेस करता है ना। कहता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड या गैस में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपर के तरफ एक फोर्स वर्क करता है। यह फोर्स जो है बायोंड फोर्स या बेयोंसी कहलाता है। ध्यान दीजिए, कहता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड का वह गुण ड्यू टू विच इट एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स, जिसके कारण वो क्या करता है? अपवर्ड फोर्स लगाता है ऑन द ऑब्जेक्ट। किस पर लगाता है? ऑब्जेक्ट पर लगाता है। कौन से ऑब्जेक्ट पर लगाता है? तो विच इज इमर्ज्ड इनसाइड लिक्विड, जिसे लिक्विड में डुबाया गया है ना, इज कॉल्ड बायोंड फोर्स, है ना, इज कॉल्ड बायोंसी एंड द फोर्स इज कॉल्ड बायोंड फोर्स। प्रोसेस जो है बायोंसी कहलाएगा, उत्प्लावकता कहलाएगा, और जो प्रक्रिया है वो बायोंड फोर्स, जो फोर्स है उसे बायोंड फोर्स कहेंगे, है ना। कहता है कि द्रव का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थों पर ऊपर की ओर बल आरोपित करता है उत्प्लावकता कहलाता है, और इस गुण के कारण जितना बल पदार्थ पर ऊपर की ओर लगता है उसे उत्प्लावन बल कहते हैं, और यह प्रक्रिया उत्प्लावकता कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये बायोंड फोर्स लगाता कौन है, ये बायोंड फोर्स लगता कितना है ये बताना है। ठीक है, ये लीजिए, ये हमारे पास कंटेनर में ये हो गया, कंटेनर में ये हो गया पानी हमने भर दिया। इसमें जो है हम ऑब्जेक्ट को डुबा दिए। ठीक ना, ऑब्जेक्ट को डुबा दिए। इसका लेंथ L, ब्रेथ B, हाइट H है। लेंथ, ठीक है, लेंथ L, ब्रेथ B और हाइट H, माने इसका वॉल्यूम लेंथ टू ब्रेथ इनटू हाइट LBH। ठीक है, अब देखिए ये ऑब्जेक्ट जब गया, अंदर गया, तो ये क्या किया? जब ये अंदर गया तो अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड या गैस को डिस्प्लेस किया। लिक्विड में गया तो अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस किया। यहाँ पर अगर कोई बैठा है और कोई बाहर से आ जाएगा, उसको इसी कुर्सी पर बैठना है तो वो इसको डिस्प्लेस करेगा तभी ना यहाँ बैठेगा। ऑब्जेक्ट जब इस लिक्विड में गया तो लिक्विड के मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस करेगा तभी ना उसमें बैठेगा, है ना। तो कितना वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा? ज्यादा को डिस्प्लेस नहीं करेगा। एक आदमी आएगा तो एक ही आदमी को ना हटाएगा कि 5-7 वो कुर्सी खाली करा देगा, एक ही वो कुर्सी खाली कराएगा, है ना। तो पहला बात कि डिस्प्लेस करेगा। ये डिस्प्लेस करके लिक्विड जाएगा कहाँ? तो देखिए थोड़ा सा फिगर हम ठीक बनाते हैं।
ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, जब ये जाएगा तो लिक्विड को जो डिस्प्लेस करेगा, कुछ लिक्विड इधर आएगा, कंटेनर से टकरा के फिर वापस आएगा। ठीक है, यहां भी लिक्विड इधर जाएगा, कंटेनर से टकरा के फिर जो है वापस आएगा, फिर कुछ लिक्विड नीचे जाएगा, ये कंटेनर से टकरा के ऊपर आ जाएगा। इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स बैलेंस कर देगा, और कुछ लिक्विड ऊपर भी जाएगा, वो ऊपर जाके ऊपर में पानी का लेवल बढ़ा देगा, वो रिटर्न होकर नीचे नहीं आएगा। इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स बैलेंस हो गया, बचा कौन, खाली ऊपर के तरफ का फोर्स। यही फोर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बेयॉन्ड फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। माने बेयॉन्ड फोर्स कौन लगाता है, ऑब्जेक्ट के द्वारा जो लिक्विड डिस्प्लेस होता है वही डिस्प्लेस क्या करता है, बेयॉन्ड फोर्स लगाता है ना। यानी लिखेंगे कि द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, the displaced liquid by an object is responsible, the displaced liquid by an object is responsible for, the displaced liquid by an object is responsible for by an object is responsible for buoyant force। वही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बेयॉन्ड फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर ये नीचे के तरफ फोर्स कितना लगाएगा, mg, ऊपर के तरफ लिक्विड के द्वारा इस पर कितना फोर्स वर्क कर रहा है, बेयॉन्ड फोर्स b, है ना। अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है, माने ऑब्जेक्ट ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है ना, कहता है कि इफ द गिवन ऑब्जेक्ट is in इक्विलिब्रियम, यदि जो दिया गया ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में है, तो ऑब्जेक्ट पर नीचे के तरफ फोर्स वर्क करेगा F बराबर क्या, mg। ये F कौन सा F है, बेयॉन्ड फोर्स, है ना। बेयॉन्ड फोर्स अभी आप पढ़े हैं डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, तो मास बराबर हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, होगा कि नहीं होगा। तब B बराबर हो जाएगा मास के जगह पे रो इंटू भी इंटू जी। तो बेयॉन्ड फोर्स का फॉर्मूला क्या निकला, और रो भी जी, बेयॉन्ड फोर्स का फॉर्मूला रो भी जी। यहां से पता चला कि बेयॉन्ड फोर्स जो है तीन चीजों पर निर्भर है। बेयॉन्ड फोर्स जो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड के प्रोपोर्शनल है, फिर बेयॉन्ड फोर्स जो है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के प्रोपोर्शनल है, और फिर बेयॉन्ड फोर्स जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण के सीधा समानुपाती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसा समझ में कोई दिक्कत नहीं है। ये था हम लोगों का बेयॉन्ड फोर्स और बेयोंसी का कहानी। अब जब फोर्स निकल गया तो डेफिनेटली प्रेशर भी निकल सकता है। जब फोर्स निकल गया तो प्रेशर भी हम लोग निकाल सकते हैं। आइए प्रेशर निकाला जाए। प्रेशर निकालना तो और आसान है। प्रेशर के लिए अगर बात की जाए तो प्रेशर के लिए अगर बात की जाए, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, ऑब्जेक्ट पर कितना प्रेशर लगेगा, बोलो जी प्रेशर का फॉर्मूला। वेरी गुड, प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया। फोर्स यहां पर हो गया रो वी जी, एरिया ए, है ना। रो वॉल्यूम के जगह पे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इंटू जी, एरिया के जगह पे लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ से लेंथ इंटू ब्रेथ कैंसिल, और रो जी एच, ठीक ना। ये हो गया क्या, तो प्रेशर का कहानी। तो प्रेशर बराबर यहाँ निकल गया, यहाँ लिख दे रहे हैं प्रेशर बराबर रो जी एच। इससे क्या पता चला कि प्रेशर जो है ये भी डेंसिटी ऑफ लिक्विड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और प्रेशर जो है एच यानी डेप्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे गहराई में जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे गहराई में जाएंगे प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत? हाँ, एच डेप्थ कितना अंदर जा रहा है, कितने हाइट पर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ा जाए आगे।
चलिए, इसके बाद आता है हम लोगों के पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक ना। चलिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल आज रहने देते हैं, ठीक ना। कल आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कल फ्लूइड प्रेशर खत्म होगा और उसके बाद कल पहले हम लोग इतना टॉपिक पर कुछ क्वेश्चन बनाएंगे लोग, और उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए फिर मिला जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तने उसको स्टॉप कर दो।